नैनीताल में बुधवार रात में हुई हिंसा के बाद में आज सुबह स्थिति सामान्य रही। वहीं हिंदू संगठन ने 11 बजे नैनीताल में प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया, तो वहीं पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया, जबकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हिंसा के बाद में एसएसपी नैनीताल मौके पर नहीं पहुंचे, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। नैनीताल में बुधवार रात को नाबालिग से बलात्कार के मामले में बवाल हो गया। आरोप है कि 76 साल के उस्मान ने एक 12 साल की लड़की से दुष्कर्म किया। मामला कोतवाली पहुंचा तो शहर के लोगों ने थाना घेर लिया, जिसके बाद में बवाल हो गया। नैनीताल में हुई इस घटना से भीड़ आक्रोशित हो गई और हंगामा इस कदर भड़का कि भीड़ ने पहले तो गाड़ी पड़ाव की दुकानों से कई लोगों को निकाला और फिर दुकानों में रखा सामान फेंक दिया। मामला बढ़ने के साथ में भवाली और भीमताल की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करने की कोशिश की। बाद में किसी तरह से भीड़ को समझाया गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कि एक हमारी हिंदू लड़की जो नाबालिग है, 3 महीने से उसके साथ लगातार यौनाचार की घटना हो रही है। आज उसने बड़ी हिम्मत करके इस घटना को अपने घर में बताया और वो लोग थाने मल्लीताल कोतवाली आए। कोतवाली में उसके मेरे साहब जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि वो मुस्लिम समाज से था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लाइन में शायद अभी वो है। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि 12 अप्रैल को एक अबोध बच्ची के साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पे पुलिस ने तुरंत एफआईआर की। उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए हैं जिन्होंने इस घटना पे अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पुलिस के द्वारा इसमें अपनी वैधानिक कार्रवाई की गई है। नैनीताल में हुई रात में हिंसा के बाद अब स्थितियों को सामान्य करने की स्थिति बन रही है। हालांकि पुलिस बल बहुत मौजूद है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो रात में हिंसा हुई थी उसके बाद जो होटल है, शायद ये इस होटल पर पत्थरबाजी हुई थी और इसके नीचे जो रेस्टोरेंट था, यहाँ पर जो भीड़ थी उसने गुस्सा दिखाया था और इसके अलावा ये सब कुछ तोड़ के रख दिया था। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो ठीक मेरे सामने आईजी का ऑफिस है और पुलिस का ऑफिस है, उससे चंद कदमों के दूरी पर इस तरह से जो भीड़ है उसने रात भर इस तरह का बवाल किया। और जो इस तरफ मेरा देख सकते हैं कि जो ये बाजार है, इन बाजारों में भी पूरी तरीके से जो भीड़ है उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया है। ये जो नैनीताल की बाजार है इसको आज पूरी तरीके से बंद किया गया है और इसके अलावा जो तल्लीताल वाला बाजार का एरिया है उसको भी बंद किया गया है। हालांकि 11 बजे का अल्टीमेटम दिया गया है प्रशासन को, अगर चीजें ठीक नहीं होती तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। व्यापार मंडल से आग्रह किया है कि जो भीड़ है उसको, जो बाजार है उसको बंद रखा जाए। हालांकि तल्लीताल व्यापार मंडल ने समर्थन की बात आ रही है। मल्लीताल का जो बाजार आमतौर पर खुल जाता था वो भी अभी बंद है। तो अभी 11 बजे का समय है, 11 बजे के बाद चीजें देखना होगा क्या होती है। लेकिन जिस तरह से कल रात की घटना हुई है उसके बाद जो तमाम हिंदूवादी संगठन है या तमाम लोग हैं वो सड़कों पर उतरे थे और उसके बाद इस तरह की घटना हुई थी। लेकिन जो प्रशासन की बात करी जाए तो एसएसपी मौके पर नहीं थे, डीएम मौके पर नहीं थी, तो ये कहा जा सकता है तो प्रशासनिक भी चूक कहीं न कहीं मानी जा सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। उधम सिंह नगर जिले से लव जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। हालांकि इस प्रकरण का खुलासा हरियाणा और उत्तराखंड पुलिस ने मिलकर किया। दरअसल नानकमत्ता की रहने वाली पूजा मंडल नवंबर 2024 से गायब थी। पूजा गुरुग्राम के एक पार्लर में काम करती थी। इसी काम करने के दौरान साल 2022 में उसकी जो मुलाकात थी वो सितारगंज के रहने वाले मोहम्मद मुश्ताक नाम के शख्स से हो गई। लेकिन मोहम्मद मुश्ताक ने पूजा को खुद का नाम सुनील यादव बताया और तलाकशुदा पूजा से शादी कर ली। लेकिन साल 2024 में पूजा को पता चला ये सुनील यादव नहीं बल्कि मुश्ताक है और उससे जब जानकारी मिली तो पता चला कि वो शराब का आदी है। और ज़्यादा जानकारी के साथ में शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पूरे मामले को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं और क्या अपडेट है? क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, बिल्कुल इस आरोपी मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया गया है और लंबे समय से हरियाणा पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज किया था। क्योंकि जो पूजा नाम की लड़की थी, पूजा मंडल नाम की जिसकी हत्या हुई है, वो हरियाणा के एक पार्लर में काम करती थी और यहीं पर इसकी मुलाकात इस मुश्ताक नाम के शख्स से हुई थी। क्योंकि दोनों एक ही जिले के रहने वाले थे, तो लिहाजा दोनों एक दूसरे के करीब आए और बाद में फिर लिव इन रिलेशन में रहते हुए इन्होंने शादी कर ली।
लेकिन 2024 नवंबर में जब जैसे ही पूजा को पता लगा तो उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन इस बीच में मुश्ताक ने एक दूसरी शादी सितारगंज में आकर के भी कर ली, तो मामला और ज्यादा बढ़ गया। जब इस बात की शिकायत जो है पूजा ने पुलिस से की, तो पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज कराया दोनों के बीच, लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज के जस्ट बाद ही जो है पूजा गायब हो गई और वो लापता हो गई एक तरीके से। और तब से लगातार उसके घर वाले गुहार लगा रहे थे कि पूजा को खोजा जाए, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन आखिरकार हरियाणा की जो पुलिस है उसने मुश्ताक से बहुत गहनता से पूछताछ की, तो हरियाणा की जो पुलिस है वो लेकर के मुश्ताक को खटीमा पहुंची थी और खटीमा में उसने बताया कि एक नहर में उसने बकायदा पहले उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए पूजा के, और उसके बाद उसको कट्टों में भर करके फेंक दिया, जबकि जो उसका सिर है वो अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। लाश के कुछ टुकड़े जरूर पुलिस ने बरामद किए हैं और मुश्ताक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और पूरे मामले की अभी भी जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है और इसके बाद उसको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के बाद पुलिस और ज्यादा उससे पूछताछ करेगी कि आखिर क्या वजह रही, हत्या की क्या वजह रही, ये सब जांच के विषय है। तो फिलहाल कई बड़े खुलासे आगे भी हो सकते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका। चमोली से बड़ी खबर है। यहां के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के जोगीधारा के पास में एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सब्जी के ट्रक में कई बाहरी लोगों को लाया जा रहा है और उन्हें आधे रास्ते में उतारा जा रहा है। करीब 17 बाहरी लोगों को ट्रक में भरकर जोशीमठ की ओर लाया गया, लेकिन शहर में प्रवेश से पहले ही उन्हें उतार दिया गया। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर कई लोगों को गाड़ी में भरकर लाया जा रहा है। कौन है ये लोग और लाने वाले कौन है? फिलहाल क्या इसके पीछे की मंशा बताई जा रही है? क्या कोई खुलासे हो पाए अभी तक? जी, अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो आज सुबह का ये पूरा मामला है, जब सब्जी के ट्रक में लगभग 17 लोगों को बैठाकर जोशीमठ की तरफ लाया जा रहा था और जोशीमठ से लगभग 1 किलोमीटर पहले इनको जोगीधारा के पास उतार दिया गया, जिसका कि लोगों ने जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जब इस पूरे मामले में हमने पुलिस से बात की तो पुलिस का कहना है कि जो भी ये लोग आए हैं इनका सत्यापन किया जाएगा और पता किया जाएगा कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि इन दिनों चारों धाम की यात्रा भी चल रही है, तो कई मजदूर नजीमाबाद से कोटद्वार होते हुए पहाड़ों में आते हैं और यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी का काम भी करते हैं। कुछ व्यावसायिक लोग भी इसमें काम करते हैं यहाँ पे, तो वो लोग भी ट्रकों में भर भर कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से एक वाहन में 17-18 लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय जरूर है। और जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में भारी व्यक्ति आ रहे हैं, तो लोगों में जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए कि लोग ट्रकों में भर भर कर इनको यहाँ पे लाया जा रहा है और यहाँ पे इनको छोड़ दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी इस सत्यापन के। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रक पूरा नजीबाबाद कोटद्वार होते हुए जोशीमठ पहुंच गया। किसी की भी इस पर नजर नहीं पड़ी कि इसमें इस तरीके से ओवरलोडिंग नहीं कहेंगे कि इतने लोगों को बैठाया गया है और उसके बाद उनको इस तरीके से उतारा जा रहा है। जी, तो इस वीडियो को लेकर जांच की जा रही है और देखिए कैसे कुछ लोगों को यहाँ पर लाया जाता है और इस रास्ते पर लाके उतार दिया जाता है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका नितिन। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों की घुसपैठ और इससे पैदा हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। जानकार इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र के लचीले प्रावधानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी का भी मानना है कि अब इसकी समीक्षा बेहद जरूरी हो गई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यह है पछुआ दून का सहसपुर इलाका। मंगलवार को अपनी एक रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि कैसे राज्य गठन के बाद सहसपुर के 28 गांव में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक होता चला गया। हमने ये भी दिखाया था कि किस तरह बाहरी राज्यों से आए लोग परिवार रजिस्टर तक में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं और फिर उन्हें हर तरीके का प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इसका एक बड़ा कारण मूल निवास की कोई साफ कट ऑफ डेट तय नहीं होना है।
वर्तमान प्रावधान के मुताबिक जो कोई भी उत्तराखंड में पिछले 15 सालों से रह रहा है और उसके पास अचल संपत्ति है, उसे मूल निवासी माना जा सकता है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि राज्य की पहचान और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए कट ऑफ डेट 1950 या फिर राज्य गठन के वक्त तय की गई 1985 होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ये एक बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनको इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि इस राज्य बनने के बाद यहाँ की डेमोक्रेसी कितनी तेजी से बदली है। और ये केवल ना यहाँ के मूल निवासियों के लिए बल्कि ये सीमांत प्रदेश है। सीमांत प्रदेश में अगर इस तरह की डेमोग्राफी चेंज होगी तो ये देश के लिए भी हानिकारक है। इस बात को सरकार को सोचना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ियां, जिनके माता पिता भाई बहनों ने संघर्ष किया, जो 41 शहीद यहाँ पर हुए, हमारी बूढ़ी महिलाओं ने जिस राज्य को बनाया, उनके बच्चे उस मूल निवास के जो उसमें वरीयता लेने में उसको वंचित रह गए। और यहाँ पर 2-3 साल 10 साल से आया हुआ आदमी यहाँ मूल निवासी बन गया। राज्य गठन के समय मूल निवास के लिए 1985 की तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में आई सरकारों ने इस नियम में ढील दी और अब सिर्फ 15 साल की स्थायी निवास अवधि को ही आधार बना लिया गया। अब तो बीजेपी का भी कहना है कि वक्त आ गया है इस नीति की समीक्षा की जाए। कि जब राज्य बना था उस समय कुछ चीजें तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय तय नहीं हो पाई और 85 को कट ऑफ डेट माना गया। लेकिन धीरे धीरे वो 85 आते आते वो 15 वर्ष का कट ऑफ हो गया, जो अपने आप में मैं समझता हूँ जिसकी समीक्षा करनी चाहिए। और मूल निवास में और निवास में अंतर तो होना ही चाहिए। मूल निवास के क्या अधिकार क्षेत्र होंगे वो स्पष्ट होना चाहिए, और ये सब चीजें स्पष्ट होंगी तो चीजें आगे ठीक हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। मूल निवास नियमों में इस लचीलेपन का फायदा उठाकर ही कई बाहरी लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए परिवार रजिस्टर तक में नाम जुड़वा रहे हैं। इसके बाद उन्हें वोटर आईडी और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र भी मिल रहे हैं। उत्तराखंड के बॉर्डर से लगे शहरी क्षेत्रों में तेजी से स्लम और आबादी में अचानक बढ़ोतरी और इसका इंडिकेटर भी है, और जो राज्य के मूल निवासियों के लिए चिंता बढ़ा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बुधवार को रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के गौरी माई मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद में आज सुबह बाबा केदार की डोली अपने धाम केदार धाम के लिए रवाना हो गई और आज शाम ही बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी, जिसके बाद में कल यानी कि 2 मई की सुबह शुक्रवार को 7 बजे वृष लग्न में केदारनाथ धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके साथ ही बाबा केदार की ग्रीष्मकालीन यात्रा का आगाज हो जाएगा। डोली के साथ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु चल रहे हैं, तो वहीं केदारनाथ धाम को भी फूलों से सजाया गया है। तो गौरीकुंड पहुंच चुकी है डोली और इसके बाद फिर रात्रि विश्राम यहीं पर रहेगा। इसके बाद में कल यानी कि 2 मई को सुबह बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। चारधाम यात्रा शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री धाम में पहले दिन ही करीब 14,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि गंगोत्री धाम में करीब 3,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। बुधवार को ही यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं और ऐसे में 14,000 से ज़्यादा लोगों ने पहले ही दिन दर्शन किए हैं और गंगोत्री में 3,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। और ऐसे में जो आंकड़ा है पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, क्योंकि इस बार का जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और कल केदारनाथ के भी कपाट खुल जाएंगे और केदारनाथ में सबसे ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और निश्चित तौर पर जिस ढंग से हर वर्ष यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और एक अच्छा संकेत है कि 4 धामों के प्रति पूरे देश और विश्व के लोग यहाँ पर आके माँ गंगा के दर्शन करते हैं। और ये हमारे चारों धाम हम सब की आजीविका की भी मुख्य हमारे साधन हैं और निश्चित तौर पर मैं सब यात्रियों का स्वागत करता हूँ।
उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम का आगाज हो चुका है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा जो आंकड़ा सामने आया है यमुनोत्री धाम से सामने आया है, जहां 14,000 से ज्यादा यात्रियों ने पहले दिन दर्शन किए और गंगोत्री धाम में 3,000 से ज्यादा यात्रियों ने पहले दिन दर्शन किए और लगातार जो संख्या है यात्रियों की देखी जा सकती है यात्रा पड़ावों पे। और अपडेट यही है कि दोनों धामों के खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो चार धाम के पड़ाव है केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तरकाशी में पहुंचने लगे हैं। बलबीर परमार, न्यूज 18 उत्तरकाशी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बाद में 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे, जिसके लिए भी प्रशासन की तैयारी पूरी है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। बाबा केदार के दर्शन के लिए अब इंतजार पूरा हुआ। अगले 6 महीने तक केदार घाटी में महादेव के जयकारों की गूंज होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। बाबा केदार की डोली फाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना हुई। गौरीकुंड के बाद गुरुवार की शाम डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 2 मई को पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस तरह देश भर से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनका काम निरंतर चल रहा है और एक कंसर्न हमारा पाताल गंगा टनल में बना हुआ है, जो कि अभी कंक्रीटिंग का काम और स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम चल रहा है। तो उसमें कम से कम 6 से 7 दिन अभी और संस्था को लगेंगे उसको सुचारू करने में। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे सेंसिटिव जोन्स हैं यात्रा में, उनमें CCTV पुलिस के माध्यम से लगाए जा रहे हैं ताकि मॉनिटरिंग सुचारू हो सके। वहीं 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बद्रीनाथ धाम में धीरे धीरे दुकानें भी खुल रही हैं। सड़क मार्ग पर जहां जहां भी काम अधूरे हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद 4 धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु निकल पड़े हैं। श्रद्धालु यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़ा की पार्किंग से साधु संतों और स्थानीय नेताओं ने मुंबई के यात्रियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फोन करके रिलेटिव्स ने पूछा कि जाना है आपको कि नहीं जाना है, लेकिन धामी सरकार है और मोदी जी का साथ है, हम लोग को कोई डर नहीं है। और यहाँ पे अभी मंत्री लोग ने, पंडितों ने इतना बड़ा मंत्र जाप किया। हमारे अभी एक्चुअली यहाँ से चालू ही कर रहे थे और उन्होंने सब मंत्र कर लिया, तो एक हौसला भी बढ़ गया कि नहीं चलो अभी सब अच्छा ही होने वाला है। हरिद्वार आए और उत्तराखंड आए, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। हमारा शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम कर रहा है। इस साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के 4 धाम पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 4 धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही मौसम विभाग ने मई के पहले हफ्ते में प्रदेश भर में तेज बारिश, आंधी का अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में देश भर के तीर्थ यात्रियों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं, जिसमें अन्नपूर्णा ट्रस्ट, शांति कुंज और साथ ही भगवती अन्नपूर्णा द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है। प्राचीन काल से यहाँ से बद्रीनाथ धाम की पैदल यात्रा होती थी और यात्रा के लिए तीर्थ यात्री महीने पहले घर से निकल पड़ते थे। ऐसे में उस समय यात्रा को पूरा करना एक बड़ा ही कठिन काम होता था, जिसमें यात्रियों को भोजन और रहने को और साथ ही आर्थिक मदद के लिए एक व्यवस्था लागू की गई थी। वहीं अब उत्तराखंड सरकार और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस परंपरा को चलाने में सहयोग कर दिया है।
गंगा माई ने सौभाग्य दिया है कि सब यात्रियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वो हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं देवभूमि में, और उनका स्वागत के लिए अगर हम कुछ भी कर पाएँ तो ये तो सौभाग्य की बात है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत के लोग नेपाल जाते हैं और नेपाल के लोग भारत आते हैं, लेकिन ये संबंध महज इंसानों के बीच नहीं है बल्कि जंगली जानवरों के बीच भी है। ऐसे में नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आने जाने वाले वन्य जीवों के प्राणों की रक्षा कैसे हो, इस पर बुधवार को हल्द्वानी में एक बड़ा मंथन हुआ। आखिर क्या रहा इस मंथन के दौरान खास, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहते हैं देश की सीमाएं इंसानों के लिए होती हैं। जंगली जानवरों का इन सीमाओं से कोई लेना देना नहीं। भारत और नेपाल के जंगलों में रहने वाले वन्य जीव भी इन सीमाओं से परे हैं। ऐसे में इन वन्य जीवों की रक्षा कैसे हो, इसको लेकर उत्तराखंड के फॉरेस्ट अधिकारियों और नेपाल के अधिकारियों के बीच ये मंथन हुआ। एनिमल कॉरिडोर्स हैं, उनको किस प्रकार से उनकी निर्बाधता को बनाए रखा जा सके, वहाँ पर किस प्रकार की मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए दोनों देशों की तरफ से, इस पर हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई है। दरअसल उत्तराखंड और नेपाल के बीच कई वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हैं, जिनके जरिए सदियों से वन्य जीवों का आना जाना लगा रहा है और इन्हीं कॉरिडोर्स पर शिकारी की भी नजर रहती है। यही वजह है कि भारत और नेपाल के फॉरेस्ट अधिकारियों की बैठक में विशेषकर बाघों के शिकार को लेकर चिंता जाहिर की गई, क्योंकि अब बाघों की खाल से ज्यादा इसकी हड्डियों की डिमांड बढ़ चुकी है। ऐसे में भारत नेपाल के वन अधिकारियों के सामने अपने वनों के साथ ही जीवों को बचाना भी बड़ी चुनौती है। उसको टाइगर जेली के रूप में उसका ट्रेड किया जा रहा है, जो कि विभिन्न तरह की जो दवाएं हैं, लोकल दवाएं हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम हो, चाहे ट्रेडिशनल तिब्बती मेडिसिन सिस्टम हो, उसमें उनको यूज़ किया जाता है। तो अभी देखा जा रहा है कि जो ट्रेंड है उसमें टाइगर जेली का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। जाहिर है ये बात चिंता में डालने वाली है। ऐसे में नेपाल के अधिकारी भी आपसी संबंध और बेहतर कर वन्य जीवों की सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। दूसरे देश में प्रॉब्लम्स क्या क्या है उनको आइडेंटिफाई किया है और उनको सॉल्व करने के लिए हम अपने ओर से क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इनमें छलफल हुआ है। इसीलिए ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लेकर चंपावत तक की सीमा मिलती है। यहाँ वाइल्ड लाइफ के 4 बड़े कॉरिडोर हैं, जिनके जरिए छोटे जीव तो घूमते ही हैं, साथ ही हाथी, बाघ और गुलदार का भी मूवमेंट रहता है। ऐसे में बॉर्डर वाले इलाकों में इनकी सुरक्षा कैसे हो, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी इलाके में वन्य जीवों के शिकारी और तस्कर हमेशा सक्रिय रहते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारी जिंदगी में इस कदर रच बस जाती हैं कि उन्हें अपनी पहचान से जुदा कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है। पहाड़ी फल काफल भी कुछ ऐसा ही है। उत्तराखंड के लिए ये एक फल ना होकर उस संस्कृति का अटूट हिस्सा है जिसने यहाँ की कंदराओं से निकलकर दूर देश तक अपनी पहचान बनाई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ के जंगल इन दिनों काफल से लगदग है और न सिर्फ काफल बल्कि काफल पर गाया जाने वाला एक गीत भी इन दिनों खासी चर्चाओं में। काफल पर रचे गए इस गीत को जब 1955 में सोवियत राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव के स्वागत में गाया गया तो क्रुश्चेव ही नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू भी इसके कायल हो गए। इसके बाद जॉर्डन में स्वर्गीय मोहन उप्रेती और उनकी टीम ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी और तब से अब तक ये फल और उस पर रचा गया ये गीत उत्तराखंड की संस्कृति का पर्याय बना हुआ है। खट्टे मीठे स्वाद को खुद में समेटा काफल हर किसी को भाता है। आलमिया की गर्मी के सीजन में जहां लोग पहाड़ी फल काफल का आनंद ले रहे हैं, वहीं इससे मौसमी रोजगार भी मिल रहा है। और मैंने काफल भी फर्स्ट टाइम ही देखा है, तो मैंने टेस्ट किया तो मुझे काफी अच्छा लगा और यहाँ पे रेट भी सस्ता है। कहीं और मैंने ट्राई किया था तो वहाँ महंगा था और टेस्टी हो रहा है काफी। आवाज है काफल की, अभी कम पका है और अभी 140 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे हैं हम लोग। और हमारा
और काश्तकारों का अच्छा रोजगार चल रहा है इससे। 5000 फीट की ऊंचाई पर होने वाला काफल दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। इन दिनों पहाड़ के जंगल सुर्ख लाल रंग के काफल से लबरेज हैं। स्वाद और सुंदरता के साथ ही काफल कई औषधि गुणों को भी खुद में समेटे। पेट की बीमारी हो या गले का दर्द या फिर त्वचा से जुड़ी बीमारी, काफल ऐसे कई रोगों के लिए रामबाण से कम नहीं है। बीते सालों के मुकाबले इस बार काफल की पैदावार भी शानदार हुई है। हमारा स्वास्थ्य स्थान है या डायबिटीज़ है, इसमें काफ़ी अच्छा रोल है और हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा योगदान देता है। और प्राचीन ग्रंथ जैसे हमारे चरक सुश्रुत संहिता है, उसमें भी काफिल की काफ़ी उपयोगिता बताई गई है। संस्कृति, स्वास्थ्य और स्वाद के अनूठे मिलन का प्रतीक काफल गागर में सागर की तरह। हर साल जब भी पहाड़ों में काफल का सीजन आता है तो कुछ ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड का पूरा इतिहास इसमें सिमटने लगा हो। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।